गवर्नमेंट को डॉक्टर फिजा साहिबा की तरफ से फसले गुल की जना के मौके पर हमारे बीच जो फानी जोधपुरी साहब हैं, इनके लिए तो मैं क्या अर्ज करूं। आप साहिब किताब हैं, यूं तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। देश विदेश में बेहतरीन शायरी के नजरिए से जाने जाते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के जोधपुर केंद्र में आप रेडियो जॉकी हैं। उर्दू शायरी की व्याकरण जिसको अरूज कहा जाता है, उसके स्कॉलर हैं, उस्ताद शायर हैं। आसमां तक सदा नहीं जाती पानी पे साथियों पर, आपके दो मजमूआ कलाम मंजर आम पर हैं। बेशुमार एजाजात अब के दामन में पनाह ले चुके हैं। हाँ, फसले गुल को भी इन्होंने ही संवारा है, सजाया है, निखारा है। मैं क्यों ना 4 मिसरों से इन्हें दावत कलाम दूं कि वो माइक पर महसूस फरमाएं कि फानी है फन तो लाफानी तेरे खमीर में, फानी है फन तो लाफानी तेरे खमीर में, वो बात है जो होती है कामिल फकीर में, और कागज पे जब कलम तेरी सजदे अदा करे, ये दुआ है वो लिखे जो मिले ना नजीर में। बहुत सारी तालियां फानी जोधपुरी साहब की इजाजत में बजा दीजिए। माइक पर आपके हमारे बीच फानी जोधपुरी तशरीफ। बड़े भाई अतुल जी, हल्दर भाई, सदराना साहब, बीना मैम, गुलशन प्रेम भाई, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर अजय जी, जिनको मैं जानता हूँ और जिनका नाम लेना भूल गया उसके लिए माफी। सबसे पहली बात, मुझे आज ये जान के बड़ी खुशी हुई कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपने शहर में एक ऑल इंडिया मुशायरा मुनक्किद करवाऊँ। मेरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे एंकर नासिक एंकर नहीं मिल रहा था। शुक्रिया कि आज फरीद साहब से वो कमी पूरी हो गई है। तो आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें उनके। उनकी खुशनुदी जरूरी है, क्योंकि नाजिम अगर सही चलता है तो प्रोग्राम सही चलता है। नाजिम जरा सा इधर उधर हुआ तो प्रोग्राम ले डूबता है। तो उनको जरा खुश करना मेरी जिम्मेदारी है। अब बात करना हूँ अपने इदारत की। उर्दू शायरी उसका नफीस और लतीफ लहजा है, जब जहन पर दस्तक देता है तो रूह मुनव्वर हो जाती है। उर्दू शायरी में मीर तकी मीर एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें खुदाए सुबह यानी शायरी का या कविता का खुदा माना गया है। उनका एक शेर है जहाँ से उर्दू की इब्तिदा होती है कि देख तो दिल के जहाँ से उठता है, देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से। जिंदाबाद। इस शेर में उर्दू शायरी की मैं शुरुआत करूँ तो लगेगा कि धुआं उठना किसकी रूह से उठा है, किसके दिल से उठा है, इससे बहस नहीं है, मगर कहीं से जो धुआं उठ रहा है वो मीर को बेचैन कर रहा है। ये इब्तिदाई शायरी है। आज की शायरी सुन लीजिए कि खुदकुशी को वो चला था मैंने गोली मार दी, लाहौर बिला खुदकुशी को वो चला था मैंने गोली मार दी। आदमी को आदमी के काम आना चाहिए। कहाँ को किस धुआं उठने से मीर बेचैन हो रहे थे, कहाँ जगह कि अगर वो खुदकुशी कर रहा है तो मैंने गोली मारी, उसका काम आसान कर दिया। कुल मिला के जो एहसास की पजीराई हो रही थी वो 2 + 2 = 4 हो गई थी। और ऐसे हालात में जब शेर शायरी कानों में शोर करने वाली, झिझोड़ने वाली, दबोचने वाली बन गई है, ऐसे हाल में आज भी डॉक्टर ज़ेबा फिजा की शायरी थपथपाने वाली है, जख्मों को मरहम रखने वाली है। चलिए अच्छा हुआ कि वरना मैं आपसे कहने वाला था कि तालियां बजा दीजिए। इस दुनिया में कुछ मुश्किल काम होते हैं और इसमें इदारत यानी संपादन ये एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है जो मेरे जिम्मे आ गया था। क्योंकि डॉक्टर ज़ेबा फिजा के कलाम पढ़े ना तो उस समय मुझे मुनीस साहब जो आपके वालिद थे और उर्दू की यूनिवर्सिटी मुझे उनकी झलक लगी। और उनके साथ मेरा इत्तेफाक ये भी है कि मेरी जो दूसरी किताब आई उसका देबाचा, जिसे भूमिका कहते हैं, वो उन्होंने लिखा था और वो उनका आखिरी देबाचा था और उनकी मीडिया की पहली किताब की इजाजत मेरे जिम्मे है। तो थोड़ा सा मुझे कुछ अलग एहसास से काम करना पड़ा। तो इनको देखने हुए इनके जो कलाम देखा मैंने तो मुझे लगा कि जिस गियर में हिंदी में कलम चलाते हैं उसी गियर में उर्दू में इनका कलम। और फिर मुझे मौलाना रूमी का एक फारसी शेर याद आता है कि मुल्क पर बाला पड़ा हो
सारा अश मुदवर बाला पराम और साया अश मी दूधवर खाका पराम और सूरज। तर्जुमा कुछ यूं है कि आसमान में परिंदा अपनी पूरी तवानाई के साथ उड़ा जा रहा है और नीचे जमीन पर उसका साया भी उसी रफ्तार से दौड़ रहा है। ये चीज मैंने महसूस की इनके कलाम को पढ़ते हुए कि हिंदी और उर्दू में सेम स्पीड वही चीज। इस किताब का नाम फसले गुल जिस मतले से निकला है, वैसे जो लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि इसके प्रोग्राम के बाद भी किया जा सकता है। इनका जो टाइटल जो उन्वान जिस मतले से निकला है वो ये है, फसले गुल तो खाक है अब कैसी तासीर बहार। फसले गुल तो खाक है अब कैसी तासीर बहार, अपने कमरे में सजाए रखिए तस्वीरें। मतलब कई बार मुझे वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स तक लिखे। Quote, I wander loudly as cloud that floats on high over valleys and hills. When all at once I saw crowd a host of golden daffodils beside the lake, beneath the tree, fluttering and dancing in the breeze. मैं पूरा तर्जुमा पढ़ देता हूँ कि मैं घूम रहा था अकेला किसी बादल की तरह जो तैरता है घाटियों और पहाड़ों के ऊपर, जब अचानक देखा मैंने फूलों के गुच्छे को, बहुत सारे सुनहरे डैफोडिल्स को झील के अलावा पेड़ों के नीचे। वर्ड्सवर्थ बात करते हैं डैफोडिल्स के नाम के फूल की, फूलों की फसल की, और ये फूलों की फसल की तो उर्दू में आके फसले गुल बन जाए। आप चाहे तो ताली बजा सकते हैं, अच्छी बात कही मैंने। मगर अपने अंदाज में कहा था वर्ड्सवर्थ ने, वो फसले गुल जहाँ घाटियाँ थी, बादल थे, पहाड़ थे, झील थे और डैफोडिल्स के सुनहरे फूल थे। वर्ड्सवर्थ ने बात कही थी 1770 में, और मौजूदा दौर चल रहा है जिससे जो फर्क है 251 सालों का है, 2.5 सदी मान सकते हैं। और 2.5 सदी के आगे, 2.5 सदी बाद जब डॉक्टर सेवा वर्ड्सवर्थ के आगे बात करती हैं तो कहती हैं कि फसले गुल जो वर्ड्सवर्थ ने अपने हिसाब से सजाई थी अल्फाज के ज़ेवरात के साथ, डॉक्टर सेवा उनको नकार देती है, सिरे से नकार देती हैं और कहते हैं कि फसले गुल तो खाक है और इस खाक की तस्वीर कमरे में सजानी चाहिए। इस मतले के ज़हन में मुझे गौतम बुद्ध याद आते हैं और गीता के वो अल्फाज भी जो कहते हैं मानव जीवन क्षणभंगुर। यहाँ मुझे लगता है कि वर्ड्सवर्थ ने फसले गुल का वो चेहरा नहीं देखा जो डॉक्टर सेवा ने देखा था। डॉक्टर सेवा के दूसरे किसी मतले को डिकोड किया जाए तो अगर कोई डिकोड करता है तो उसको शायद लगता है इसमें मायूसी है, मगर मायूसी नहीं है। सिर्फ अगर इसको मायूसी कहा जाए तो डॉक्टर साहब के साथ नाइंसाफी होगी। वो मायूस नहीं करती बल्कि मानूस करती हैं जिंदगी की तल्ख हकीकत के साथ जिसका अंजाम है मौत। यही कुरान कहता है कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, और यही फानी बदायूं, मैं नहीं, फानी बदायूं भी कहते हैं हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी, हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी, जिंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी, जिंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। आम कालीन पाठक इस शेर से लुत्फ़अंदेज़ हो सकता है, मगर जो मुझ पे आदि होने का ठप्पा लगा है वो चाहता है, मुझे राग़िब करता है कि मैं इस मर्द इस टेक्स्ट की चादर को हटाऊं और इसके नीचे छुपे लाल और बहर और हीरे मोती को निकाल के आपके सामने रखूं। और ये शौक मुझे इनके दूसरे मतले की तरफ लेके जाता है कि जमीन पर तो हर दिन नए इम्तिहान है, जमीन पर तो हर दिन नए इम्तिहान है, सितारों के आगे सुकून के जहां है। और पहली नजर में ये उदासी और मायूसी से लबरेश है, मगर दूसरा मिसरा मुझे इस ख्याल का हामिल होने से रोक देता है, क्योंकि दूसरा मिसरा या मिसरा सानी वजाहत करता है और ले जाता है बुद्ध के चतवारी आर्य सत्यानी की तरफ, जिसका आखिर मोक्ष है, सॉल्वेशन है, मुक्ति है। मेरे भाई कहतुल साहब, मेरे बड़े भाई जो है वो तारीफ कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने अभी भगवान महावीर पे उपन्यास लिखा है और मेरी जस्तुजू है कि मैं उसको पढ़ूं और उसके जो सार है उसको अपनी जिंदगी में उतारूं। खैर, मोक्ष और सॉल्वेशन की बात की है क्योंकि सॉल्वेशन के बाद, सॉल्वेशन में मुक्ति ही एक ऐसी अवस्था है जिसके पास कोई फिक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं है। और यही बात कही है डॉक्टर सेवा फिजा ने। डॉक्टर सेवा फिजा को पढ़ते हुए कारी यानी पाठक कहीं से कहीं चला जाता है। उनका एक शेर डिकोड करने की कोशिश की थी। कोड एक बहुत मजबूत है, तदबीर यानी प्रयत्न।
बहुत मजबूत है तकदीर से तकदीर का रिश्ता, खुदा का नाम लेकर बाज़ को आसमान में पूरी तरह पुरुषार्थ की बात। गीता कहती है कर्मण्यवाद शुरू मां फलेषु कदाचित्। ज़ेबा भी यही बात करती है, कर्म की, कोशिश की, प्रयत्न की और शामिल करती है उसमें खुदा का नाम, खुदा की मर्जी। ये शेर सीख देता है कि कर्म ही धर्म है और उनकी नजर में धर्म क्या है वही बताते हैं इस शेर में कि कोई सुर है, कोई लय है, न कोई ताल है सिर्फ। डिस्पाइट ऑफ ऑल बैडनेस, कोई सुर है, कोई लय है, न कोई ताल है ज़ेबा, उन्हें उनमें ही बस गीत गाना है तो गाना है। यानी वो अपने कर्म से हटेंगे नहीं, क्योंकि कर्म ही उनका धर्म है, जिसके बारे में कहा भी गया है जो दिन रात के धर्म को तहिरा करता है। आखिरी बात कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ कि उनकी 32वीं गजल, जिसका मतलब कि वक्त के माथे में महका हुआ सुंदर हूँ मैं, मन समझ लेना कि बहता हुआ काजल हूँ। मुझे याद आते हैं कशिश उचारपुरी के चार से जो कहते हैं कि वक्त की आंख से बहता हुआ काजल देखे, वक्त की आंख से बहता हुआ काजल देखे, किसको फुर्सत है कि उड़ता हुआ बादल देखे। इसमें लफ्ज इस्तेमाल किया संग्रेज तंत्र कि वक्त की आंख से बहता हुआ काजल देखे, किसको फुर्सत है कि उड़ता हुआ बादल देखे, और संग्रेज से यूं उठाता हूँ तेरी बस्ती से, संग्रेज से यूं उठाता हूँ तेरी बस्ती से, जैसे हर चीज उठा के कोई पागल देखे, जैसे हर चीज उठा के कोई पागल देखे। और इनके अशार इसी कातिल हैं कि उसको उठा के देखा जाए। मैं बात कर रहा था मतले की कि इस मतले के अंदर दो चीजें, एक माथे का संदल और एक बहता हुआ काजल। संदल जहाँ बुलंदी का इस्तिआरा है, वहाँ काजल पस्ती का इस्तिआरा है। तो उसे वो बताती है कि वो उस काजल की तरह नहीं, मैं उस काजल की तरह नहीं हूँ जो किसी रुमाल की अमानत है। मैं माथे का संदल हूँ जो किसी इंसान के चेहरे पर नजर पड़ते हो उसका शिनाख्ते अव्वल होता है। और फिर वो कहती हैं और खुदा को नहीं पर जो खुदा को नहीं पर लगता खुदा जैसा है, जो खुदा को नहीं पर लगता खुदा जैसा है, बस तमन्ना उसी शख्स की बात है। वो खुदा को नहीं, गौर कीजिएगा, वो खुदा को नहीं पर लगता खुदा जैसा है। जैसा लफ्ज का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना दीन भी बचा लिया, दुनिया भी बचा ली, वरना कोई मौलाना आपके खिलाफ भी फतवा लिख देता। जैसा उन्होंने खुदा नहीं कहा, खुदा जैसा कहा है। कि ये सिर्फ कई तरह से खुलता है। दरअसल ये इशारा हो सकता है तसव्वुफ की रोशन गलियों में जो आखिर में जाके खुलता है पैगंबर मोहम्मद या हजरत अली पर। इस शेर की दूसरी सूरत ये है कि डिवोशन, जिसको समर्पण कहते हैं, कि ये आखिरी हद हो सकता है ये शेर, खुदा को नहीं पर खुदा जैसा। और इस्लामिक माइथोलॉजी में, इस्लामिक बिलीफ में शौहर को, पति को मजाजी खुदा कहा जाता है। तो ये इशारा जो है उनके पतिव्रता होने पर भी चलता है। फिर एक शेर किसी तरह से खुलता ये भी है कि बेटी के लिए वालिद, बाप, पिता एक शफीक खुदा की हैसियत रखता है। वो खुदा तो नहीं होता मगर उसकी शफकत बिल्कुल वैसी होती है जैसी खुदा की होती है। तो शेर तीन तरह से खुलता है। मैं इसको और अनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं और क्या निकलता है। आखिरी जो शेर है वो ये है कि नाम से इशरत व अजमत की जिन्हें सब जाने, नाम से इशरत व अजमत की जिन्हें सब जाने, उन्हीं बागात की खूबती कोयल हुई। डॉक्टर ज़ेबा के दो नूरे नजर हैं, बड़े हैं इशरत और छोटे हैं अजमत। शेर सिर्फ इसलिए पढ़ा कि ताकि आपको बच्चों के नाम से आशना कर सकूं, एक माँ के लिखे अल्फाज और जज्बात को मैं डिकोड कर सकूं। इतनी मेरी औकात नहीं, क्योंकि मेरे अंदर एक मर्द का दिल है और इसको सिर्फ माँ का दिल समझ सकता है। मैं आखिर में यही कहूँगा कि आज आपका इजरा है, आपके पहले मजमूए कलाम की रस्म रुनुमाई है और हम नहीं चाहते कि एक बार हो, ये बार बार होती रहे और बार बार जैसे बेरोजगार को रोजगार मिलता है इस शक्ल में, इसकी इदारे की शक्ल में। बस यही कहूँगा, खुदा खूब कामयाब करें, अल्लाह करे। सिर्फ साहिब खाना किताब डॉक्टर ज़ेबा फिजा साहब का विशेष अनुरोध है कि मेहमानों को वक्त दिया जाना चाहिए। ये हमारी तहजीब है, कल्चर है, हमारे संस्कार हैं। मैं फानी जोधपुरी साहब को बहुत खूबसूरत अंदाज में यहाँ दो मिसरों से माइक पर मदू करना चाहता हूँ कि वो अपनी एक गज़ल यहाँ मुख्तसर सी जामे पेश करें कि हसरत थी कभी आपको मेहमान हमारे घर,
हसरत थी कभी आप हो, मेहमान हमारे घर, पूरे हुए हैं आज ये अरमा हमारे घर। बहुत तालियों के साथ फानी जोधपुरी साहब माइक पर। उसके बाद अंतिम चरण में आदरणीय डॉक्टर साहिबा हमारे बीच में मीना अग्रवाल साहिबा, वो अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं उनको आमंत्रित करूंगा अंतिम कड़ी के रूप में। मेरे छोटे भाई, जब बात हुई अचानक हमला हुआ है तो सोचना पड़ता है क्या पढ़े। गजल का मतलब समाज फरमाए कि सारे जहां की फिक्र को अपने सर पर डाले बैठे हैं, सारे जहां की फिक्र को अपने सर पर डाले बैठे हैं, छोटे से पिंजरे में कितने पंछी पाले बैठे हैं। बात पसंद आई तो ताली बजा सकते हैं, बाखुदा ना तो उसमें जीएसटी ना बैठे कि सारे जहां की फिक्र को अपने सर पर डाले बैठे हैं, छोटे से पिंजरे में कितने पंछी पाले बैठे हैं। कमरे में एक मेज है जिस पर है कागज चश्मा कॉफी। हल्दर भाई, कमरे में एक मेज है जिस पर है कागज चश्मा कॉफी, यानी अपने सामने अपने चाहने वाले बैठे हैं, यानी अपने सामने अपने चाहने वाले बैठे हैं। कमरे में एक मेज है जिस पर है कागज चश्मा कॉफी, यानी अपने सामने अपने चाहने वाले बैठे हैं और पुख्ता बातें झांक रही हैं टूटी फूटी खबरों से। कमोबेश आज न्यूज चैनल उठा के देख लीजिए, यही हो रहा है। अगर कोई आपसे यहाँ काफी डॉक्टर्स बैठे हैं, मैं आपको एक अपना जुगाड़ बता देता हूँ कि किसी को अगर लो बीपी है तो उसको कह दीजिए समाचार देख ले, कम से कम उसका लो बीपी हाई बीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पुख्ता बातें झांक रही हैं टूटी फूटी खबरों से, पुख्ता बातें झांक रही हैं टूटी फूटी खबरों से। शहर के सारे चौराहों पर किस्से वाले बैठे हैं और बरसों पहले सारा पानी जिसका लुट गया सूरज, बरसों पहले सारा पानी जिसका लुट गया सूरज, अब तक हम सब उसी नदी में कांटा डाले बैठे हैं। बरसों पहले सारा पानी जिसका लुट गया सूरज, अब तक हम सब उसी नदी में कांटा डाले बैठे हैं। और कोटा में और अपना सिग्नेचर कलाम ना पढ़ूं तो ये 2-3 शेर की जरूरत और है कि मैं चाहूं दूर करना पर मेरे भाई नहीं जाती, मैं चाहूं दूर करना पर मेरे भाई नहीं जाती, हरी महफिल में भी अंदर की तन्हाई नहीं जाती, भरी महफिल में भी अंदर की तन्हाई नहीं जाती। शेर देखें कि मैं छत पे जाके हर पिंजरे की खिड़की खोल आया हूँ। बड़े भाई गुलशन साहब पीछे बैठे हैं, आपसे जरूरी बात चाहूंगा कि मैं छत पे जाके हर पिंजरे की खिड़की खोल आया हूँ। मोहब्बत में कभी जंजीर पहनाई नहीं जाती, मोहब्बत में कभी जंजीर पहनाई नहीं जाती। आज के दौर का शेर है कि तुम्हारी बिंद चाही तो मेरी सांसों में बजती है। तो भाई प्रयोग करने की कोशिश की है। विंड चाइना समझते हैं, फेंग शुई चाइना से आता है, हालांकि हम सब ये भी कहते हैं बैन चाइना, और वो अलग बात है कि बैन चाइना को बैन करने वाले स्टीकर भी हम चाइना से छपवाते हैं, क्यों? क्योंकि सस्ते पड़ते हैं। कि तुम्हारी विंड चाइना तो मेरी सांसों में बजती है, तुम्हारी विंड चाइना तो मेरी सांसों में बजती है, निशानी प्यार की खिड़की से लटकाई नहीं जाती। चलिए तालियां बजती तो मैं समझा हूँ कुछ अच्छा पड़ गया। आखिरी है कि वो मेरे गम में कुछ दिन रो के हंसना सीख जाएगी। किसी की वजह से किसी का काम नहीं रुकता कि वो मेरे गम में कुछ दिन रो के हंसना सीख जाएगी, मुसाफिर छूटने से रेल रुकवाई नहीं जाती। शुक्रिया। वो मेरे गम में
कुछ दिन रो के हंसना सीख जाएगी, वो मेरे गम में कुछ दिन रो के हंसना सीख जाएगी, मुसाफिर छूटने से रेल रुकवाई नहीं जाती। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फारूक साहब।